कहते थे कि ये मेरा घर है, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से भी बुरी स्थिति हो गई। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपके डीएनए पर सवाल उठाए गए, पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। और जिस तरीके से राज्यसभा में आपकी विदाई के दिन प्रधानमंत्री ने भावुकता भरा भाषण दिया, उन सबको जोड़कर कहा जा रहा है कि आपका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है। और क्या जवाब है आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए, नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूँ, मुझे क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? कांग्रेस मुक्त भारत। तो जिन लोगों ने कांग्रेस मुक्त भारत करने में उनकी सहायता की, वो मोदी से मिले हैं, मैंने तो नहीं मिला। और जो लोग स्पीच करके पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है, वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ? है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है, वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं है। वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है, किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में? हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो? तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा है। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करें। सबसे ज़्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख होता है। अरे सुनो भाई, ये आप भी तो कर सकते हो ये चीज़ें, ये तो सबके लिए। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की है। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में, और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फ़ोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो मोदी साहब ने फ़ोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, ज़ख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम को
पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फ़ोन करते थे कितने मरे, कितने ज़ख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे 2 जहाज़ चाहिए, एक में ज़ख्मी भेजने हैं और एक में मुझे ज़िंदा ये लाशें भेजनी है। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज़ में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराज़गी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बेबी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविज़न ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने ये सीएम गुजरात का फ़ोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। पीएम मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया। तो वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। इतने जाहिल हैं हमारे लोग जो ये इस चीज़ को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से फैला रहे हैं, लेकिन जो गले मिला उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं करें। अच्छा सुनिए, दूसरा, आप कम से कम अध्ययन करिए, आप पढ़े लिखे हो। उस दिन की सभी लीडरों का, शरद पवार से लेकर टीएमसी से लेकर सीपीआई सीपीएम से लेकर रीजनल पार्टीज़ के लीडरों के सुनिए, उनके कंटेंट्स भी सुनिए। उन्होंने रियल सेंस में, उन्होंने तो उस पर रोया। इन लोगों ने क्या कहा है वो भी पढ़िए, सिर्फ मोदी को सिंगल आउट क्यों? अरे सुनो, असली मोदी सब बहाना। इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस ज़ीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, तुम्हारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हो, कमेटियाँ नहीं हैं, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोगों की नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें AICC में कोई पद ही नहीं चाहिए। हम 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कमेटी, कैंपेन कमेटी अभी बनाइए और उस 23 में हम डालें। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन ख़त्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर, हम 23 और बाकी। हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे, कोई टिकट कांग्रेस का नहीं लेंगे, न जहाज़ का, न ट्रेन एकोमोडेशन का नहीं लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे, हम मुफ्त अपने आप को डेडिकेट करते हैं। ये कौन सा गुनाह? ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए ऑफ़र किया था कि मोदी को बनाने के लिए? वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक़्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के ज़माने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आसी, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था। फिर स्टार कमेटी, नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल।
तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई, और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? लेकिन अब तो आप लोग की बात मानी जा रही है ना, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है अब। आजाद सर, यही सर आप पार्टी में रहकर चलो, चलो। अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आपकी बात मानी जाएगी, कर सकते हैं। नो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आप मीडिया को हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम। इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है, जो पुराने वक्त में होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के। अरे कॉन्स्टिट्यूशन इज, अरे यार सर, वो होता है कि गांव के आपको गांव में घर टू हाउस जाना पड़ता है, और उस मेंबर से फीस लेनी पड़ती है, उसके सिग्नेचर कराने पड़ते, उसको मेंबरशिप बनाने पड़ती है।